नमस्कार, स्वागत आपका। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है बिग एंड बोल्ड का, जहां हर बड़ी खबर रहती है बिग एंड बोल्ड अंदाज में। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। बिग एंड बोल्ड में आज दिखाएंगे आपको देश भर में राम के नाम के दीप जले, लेकिन कांग्रेस में किसके दिल जले ये बताऊंगा आपको कि बिहार में जनता के रखवाले फेल हो चुके हैं, अपराधी बेलगाम हैं, कब तक चलेगा लूट और हत्या का खेल, ये खबर आपको दिखाऊंगा बिग एंड बोल्ड। उसके अलावा पाकिस्तान में हिंदू लेडी का बोलबाला, कट्टरपंथियों का हुआ मुंह काला। पाकिस्तान की हिंदू लेडी सिंघम से आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो वहीं ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है, पहाड़ों में बर्फबारी है, मैदानों में कब तक ये धुंध भाई रहेगी, ये सब आपको बताएंगे। बात लाल टीके पर मचे घमासान, छात्र स्कूल में टीका लगाकर पहुंचा, पीटी की टीचर लाल हो गई। गुस्से में टीचर ने छात्र के माथे पर लगे लाल तिलक को हटा दिया। टीचर पर लाल तिलक को भड़काने वाला बताने का आरोप लगाया। छात्रों का आरोप यह कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो टीचर उल्टा उनको ही धमकाने लगी। इसके बाद स्कूल में पेरेंट्स और हिंदू कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये मामला मेरठ के सरूरपुर के एक पब्लिक स्कूल का। विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल प्रबंधन ने गलती मानी, जिसके बाद ये मामला ठंडा हो पाया। स्कूल में पेरेंट्स और हिंदू कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। मामला मेरठ के सरूरपुर के पब्लिक स्कूल का है। विरोध प्रदर्शन हुआ और विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल प्रबंधन ने अपनी गलती मानी। तो आगे बताऊं आपको कि कन्नड़ समर्थक ग्रुप ने बेंगलुरु के कई शॉपिंग मॉल्स में कई दुकानों में तोड़फोड़ की। मॉल्स के बाहर यह हंगामा कन्नड़ भाषा के साइन बोर्ड लगाने को हुआ। प्रदर्शनकारियों ने अंग्रेजी में लगे पोस्टर और साइन बोर्ड को फाड़ दिया, जिसके बाद शॉपिंग मॉल की सुरक्षा बढ़ाई गई। दरअसल बेंगलुरु महानगर पालिका ने आदेश दिया कि फरवरी के अंत तक साइन बोर्ड 60% तक कन्नड़ भाषा में होने चाहिए, लेकिन प्रदर्शनकारी साइन बोर्ड की भाषा को फौरन बदलने की मांग कर रहे हैं। भारत में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू हो चुका है, तो वहीं धुंध की वजह से जमीन से लेकर आसमान तक रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। दुर्घटना की संभावना बनी हुई है, अतः अपनी रफ्तार धीमे रखें। एक्सप्रेसवे पर पुलिस वाले लाउड स्पीकर से धीरे गाड़ी चलाने की अपील कर रहे हैं। वजह भी है, इन तस्वीरों को देखिए। घने कोहरे की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर 1-2 नहीं बल्कि 20 गाड़ियां आपस में टकरा गई। खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की जबरदस्त मार पड़ रही है। आलम यह कि विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर पहुंच चुकी है। आज सुबह जब लोगों की नींद खुली तो पूरा शहर फॉग के आगोश में नजर आया, जिसका सबसे ज्यादा असर ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ा। सड़कों पर कोहरे के बीच गाड़ियां रेंगती नजर आई। कई जगहों पर गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ। एम्स के पास एक ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। जमीन ही नहीं, आसमान में उड़ने वाले जहाजों पर भी धुंध और कोहरे का असर है। दिल्ली से आने जाने वाली कई फ्लाइट्स में देर हुई तो कई के रूट्स भी डाइवर्ट किए गए। ज्यादातर ट्रेन भी देरी से चल रही हैं। दिल्ली यूपी में कोहरे का कहर है तो जम्मू कश्मीर में जोरदार बर्फबारी हो रही है। पूरे कश्मीर में शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 2.6 डिग्री नीचे पहुंच गया। पूरे जम्मू कश्मीर में हालात कमोबेश एक जैसे। ठंड की वजह से लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं। तो हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका भी व्हाइट बॉम्ब के अटैक से परेशान है। लोग घरों में कैद हो चुके हैं। बर्फीले तूफान के सामने सुपर पावर ने किस तरह किया सरेंडर, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आप। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है। खून को जमा देने वाला बर्फीला तूफान चल रहा है। कुदरत के प्रचंड प्रहार के सामने लोग बेबस हैं। स्पीड पर ब्रेक लग चुका है। विजिबिलिटी इतनी कम कि दिन में भी गाड़ियों की लाइट्स ऑन है। ज्यादातर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। अमेरिका के कोलोराडो प्रांत में बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ का नॉर्थ डकोटा लगभग फ्रीज हो चुका है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं। सड़क और हवाई यातायात बाधित है। अब तक सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने कोलोराडो समेत अमेरिका के कई राज्यों में भीषण बर्फबारी और तूफान की आशंका जाहिर की और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। तो दिसंबर की इस सर्दी में पानी के प्रचंड प्रहार से भी कई देश परेशान हैं। जर्मनी से लेकर थाईलैंड तक सैलाब की वजह से लोगों का जीना मुहाल है। सैलाब की हैरान करने वाली तस्वीरें जर्मनी की हैं, जहां के बेवेरिया, राइनलैंड और वेस्टफालिया जैसे इलाकों में पानी के प्रहार से हाहाकार है। सड़कों पर नदियां बह रही हैं। लोग अपने घरों में कैद हो गए। सड़कों पर सैलाब की वजह से सामान तिनके की तरह बह रहा है। बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। प्रशासन लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने में जुटा है। पानी की वजह से थाईलैंड भी तबाही झेल रहा है। यहां बाढ़ कहर बनकर टूटी है। ट्रैफिक पर सबसे ज्यादा असर है। सड़कों और रेलवे लाइन पर पानी ने कब्जा कर लिया।
हाईवे समेत घरों में पानी भर चुका है। इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन ये राहत बचाव का काम नाकाफी साबित हो रहा है। परेशानी की मार झेल रहे इन लोगों के लिए राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में थाईलैंड के कई इलाकों में और बारिश का अनुमान है, और अगर ऐसा होता है तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। तो इधर राम के नाम का दीप जले, उधर किसके दिल जले, बताऊंगा आपको। लेकिन पहले देखिए कि राजौरी से रक्षा मंत्री ने आज देश के दुश्मनों को मैसेज क्या दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे। हाल ही में सेना के काफिले पर हुए हमले के बाद रक्षा मंत्री ने हालात का जायजा लिया। इस दौरे के मद्देनजर पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। रक्षा मंत्री हवाई जहाज से जम्मू पहुंचे। हवाई अड्डे पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजनाथ राजौरी के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने सेना के जवानों और अफसरों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम दिया है। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट की साजिश की थी। आईडी को सिलेंडर में फिट कर लगाया गया, लेकिन सीआरपीएफ को आतंक की नापाक साजिश का पता चला और आतंकियों के मंसूबे फेल हो गए। पंजाब के डेरा बस्ती में कैंटर चालक ने 2 पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ा दी। दोनों पुलिस वाले गश्त लगा रहे थे। जख्मी हालत में दोनों पुलिस वालों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन वायरलेस से सूचना मिलने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में आज सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि अगर आज हमारी मांगे नहीं मानी गई तो वो 29 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज करीब 3000 से ज्यादा डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों में ओपीडी ठप रही, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं पर हड़ताल का कोई असर नहीं हुआ। बरेली के फरीदपुर नगर पालिका के चेयरमैन शराफत जरीवाला पर एक मजदूर को धक्का देकर छत से फेंकने का आरोप लगा। मजदूर की मौत हो गई। फरीदपुर पुलिस ने चेयरमैन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पति लैंटर की शटरिंग खोलने गए थे, लेकिन इस दौरान जरीवाला ने उनके पति की दूसरे मंजिल से धक्का देकर हत्या कर दी। जरीवाला पर पहले भी धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने का आरोप लग चुका है। तो भव्य राम मंदिर जैसे जैसे आकार ले रहा है, वैसे लग रहा है कि कहीं विपक्षी दलों को इसकी भव्यता बर्दाश्त नहीं होती, और शायद यही वजह है कि सड़क से लेकर संसद तक राम मंदिर का विरोध करने वाले आज भव्यता से खौफ खा चुके। हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी नजदीक आ रही है। शहर शहर खुशी के दीपक जल रहे हैं, लेकिन देश में कुछ नेता ऐसे भी जिनके दिल में आग लगी है। यकीन नहीं हो रहा तो राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की बातों को सुनिए। When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. To me, religion is a personal thing. Don't confuse it with national agenda. राम मंदिर के नाम पर सियासत करने में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने उद्घाटन के दिन बाबरी मस्जिद की वापसी की दुआएं मांगने की बात कही। अब उन्हीं की पार्टी के सांसद एसटी हसन का कहना है कि राम के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण और राजनीतिकरण हो रहा है। रामचंद्र जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है और उनके नाम से लोग राजनीतिक फायदा उठाएं, ये गलत बात है। उनके डेकोरम के खिलाफ है ये बात कि आप उनका नाम लेके अपने वोटों को ध्रुवीकरण करें, लोगों के ऊपर जुल्म करें, मस्जिदें तोड़ दें, ये सब कुछ करें, तो राजनीतिकरण तो कर ही रहे हैं। सवाल ये कि अगर 500 साल बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, तो ऐसे मौके पर विपक्ष वोट बैंक की सियासत क्यों कर रहा है? क्या विपक्ष को डर ये कि 2024 में राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को बम्पर वोट मिलेंगे, या फिर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष बार बार सवाल खड़ा कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो भारतीय कुश्ती संघ के विवाद के बीच राहुल गांधी हरियाणा के झज्जर में पहलवानों के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने बजरंग पुनिया से कुश्ती के दांव पेच सीखे, मगर पहलवानों से मिलने की राहुल की इस टाइमिंग पर सवाल खड़े हो गए। क्योंकि जिस वक्त देश में कुश्ती संघ और पहलवानों का विवाद चल रहा है, ठीक उसी वक्त राहुल का कुश्ती के अखाड़े में उतरना एक पॉलिटिकल स्टंट माना जा रहा है। राहुल की पहलवान पॉलिटिक्स सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई, जब वो झज्जर के लाल दीवान चंद आधुनिक कुश्ती एवं योग केंद्र पहुंचे। वहां उनका स्वागत पहलवान बजरंग पुनिया ने किया। इसके बाद बजरंग पुनिया के साथ राहुल गांधी अखाड़े के अंदर पहुंचे और वहां पहलवानों के रूटीन की जानकारी ली। इस दौरान राहुल ने पहलवानों के साथ कसरत की। साथ ही उन्होंने अखाड़े में बजरंग पुनिया के साथ 2-2 हाथ भी आजमाए। अखाड़े में कुश्ती की तस्वीरें राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की।
बजरंग पुनिया ने बताया कि राहुल सिर्फ वहां पहलवानों का रूटीन देखने पहुंचे थे। अखाड़े में क्या क्या किया राहुल गांधी के साथ? वो हमारा जो रूटीन होता है ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। हालांकि राहुल ने वहां कई लोगों से बात की और कुश्ती संघ के विवाद का मुद्दा भी उन लोगों के सामने उठाया। पहलवानों ने क्या बताया उन्हें? जो आज के जो प्रकरण पर भी बात उस प्रकरण पर भी बात हुई उनकी। अपनी पहलवानी के पॉलिटिकल टूर में राहुल ने पहलवानों के साथ खाना खाया। कुछ देर वहां रुकने के बाद निकल गए। राजनीति के अखाड़े में राहुल गांधी लंबे वक्त से हाथ आजमा रहे हैं, मगर अब तक किसी भी दांव से विरोधियों को पटखनी दे नहीं पाए। मगर कुश्ती के अखाड़े में उतरकर उन्होंने पहलवानों के साथ जोर आजमाइश की, जिसके बाद माना जा रहा है कि राहुल गांधी पहलवानों के सहारे अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में हिंदू लेडी सिंघम कट्टरपंथियों में हड़कंप, खबर पर पूरी डिटेल आगे, लेकिन पहले देखिए आपके पीएम मोदी का रूबीना से संवाद। क्या हुई बात? रूबीना जी नमस्ते। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने आज देवास की ग्राम पंचायत जामगोद की रूबीना बी से वर्चुअल संवाद किया। प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा 8 मिनट का समय रूबीना से बात करते हुए बिताया। रूबीना ने मात्र 5,000 रुपए का कर्ज लेकर घर घर कपड़े बेचने से शुरुआत की और अपनी पूरी यात्रा के बारे में पीएम को बताया। रूबीना की बात सुनकर पीएम मोदी बेहद प्रसन्न नजर आए। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए राज ठाकरे को आमंत्रित किया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं भेजा गया। इसे लेकर बीजेपी विधायक नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर आंदोलन से उनका कोई संबंध नहीं, इसलिए उद्धव ठाकरे को बुलाया नहीं गया। राज ठाकरे को निमंत्रण भेजा गया क्योंकि उनका उतना ही योगदान था जितना बाला साहब ठाकरे का था। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज साधु संतों और कई हस्तियों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान राहुल गांधी 6,200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ये यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना करेंगे। बीजेपी ने भारत न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। मैं इतना ही कहूंगा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हों, जो भारत को क्षेत्र और जातिवाद में बांटने का काम करते हो, वो न्याय क्या दिलाएंगे? दिल्ली दौरे से ठीक पहले आज नीतीश कुमार ने अपने आवास पर करीबी मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में ललन सिंह के इस्तीफे की खबर को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले आज नीतीश कुमार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक आनंद मोहन जल्दी ही जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। इजरायली एम्बेसी के पास हुए धमाके के बाद जांच की देश की टॉप एजेंसीज लग चुकी हैं। दिल्ली पुलिस की को 2 संदिग्धों की तलाश है, जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैप्चर हुई। मंगलवार की शाम दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन चाणक्यपुर इलाके में इजरायली दूतावास के नजदीक कम तीव्रता वाला धमाका हुआ। इस ब्लास्ट ने जांच एजेंसीज को चौंका दिया। सूत्रों के मुताबिक एजेंसीज को इस केस से जुड़े सीसीटीवी में 2 संदिग्ध मिले। हालांकि जहां धमाका किया गया वहां पर सीसीटीवी नहीं है, लिहाजा वारदात की कोई फुटेज नहीं मिल पाई। धमाके के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसीज ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जांच के दौरान एजेंसीज को ब्लास्ट की जगह से इजरायली दूतावास के नाम एक चिट्ठी मिली। हालांकि इसमें क्या कुछ लिखा है इसका खुलासा नहीं हो पाया। दूतावास के कर्मचारियों का दावा यह कि धमाके की आवाज 100 मीटर तक सुनी गई और केमिकल जैसी बदबू भी महसूस की गई। हमास और इजराइल की जंग के बीच दुनिया भर में इजरायली दूतावास और उनके ठिकानों को निशाने बनाने की कोशिश है। आशंका ये कि धमाका भी इसी मकसद से किया गया। हालांकि वारदात के बाद दूतावास की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। तो कोरोना क्या वापस लौट चुका है और देश में कहां तक फैला है कोविड, पूरी खबर दिखाएंगे आपको। पहले देखिए कि डंकी फ्लाइट केस की जांच कहां तक पहुंची। फ्रांस से 276 भारतीयों के वापस लौटने के बाद गुजरात पुलिस ने अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क का भांडाफोड़ करने के लिए 4 टीमें बनाई। गुजरात पुलिस ने वापस लौटे लोगों से पूछताछ करके एजेंट्स तक पहुंचने का प्लान किया है। फ्रांस से वापस आए पैसेंजर में कई गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात सीआईडी के मुताबिक डंकी एजेंट्स इंटरनेशनल लेवल तक एक्टिव हैं, उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। कुरैशी जेल में अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के आरोप लगा रहे थे और इसी बीच पुलिस ने उन्हें धक्का देते हुए दोबारा अदियाला जेल में डाल दिया। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में जमानत मिली थी। पुलिस के मुताबिक कुरैशी को 9 मई को हुई हिंसा केस में अरेस्ट किया गया। कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए खुद को निर्दोष बताया। तो देश में कोविड एक बार फिर डराने लगा। कर्नाटक में फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इस वक्त लगभग 4093 कोविड के केसेस एक्टिव हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 77 नए केस सामने आए
और 3 लोगों ने इसी के चलते दम तोड़ दिया। देश में कहां-कहां कोविड का नया वायरस पहुंच चुका है, ये जरा आप जान लीजिए। गुजरात में 36 केस आ चुके हैं, कर्नाटक में 34 केस आ चुके हैं, गोवा में 14 केस अभी तक सामने आ चुके हैं, महाराष्ट्र में 9 केस, केरल में 6 केस, राजस्थान में 4, तो तमिलनाडु में भी और तेलंगाना में 2 कोविड के मरीज अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। तो वहीं किफायती भारत आटा के बाद अब सरकार ला रही है भारत चावल। सरकार अब भारत ब्रांड के तहत 25 रुपए प्रति किलो पर चावल बेचेगी। चावल के दामों में आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। सरकार पहले से इस ब्रांड के तहत आटा और दालें बेचती है। अभी देश में चावल की औसत कीमत 43 रुपए किलो है। सस्ता चावल नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार आउटलेट में मिलेगा। 6 नवंबर 2023 को मोदी सरकार ने 27 रुपए 50 पैसे में भारत आटा लॉन्च किया था। आज शेयर बाजार में रिकॉर्ड बना। सेंसेक्स पहली बार 72,000 के पार बंद हुआ। 702 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 72,038 पर क्लोज हुआ। तो वहीं निफ्टी भी 213 अंकों की दौड़ लगाते हुए 21,655 पर पहुंच गया। सराफा बाजार की बात करें तो आज सोने में तेजी रही, जबकि चांदी की चमक थोड़ी फीकी हुई।